तो सभी भाइयों एवं बहनों को नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। मेरा नाम है अतुल शुक्ला और हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए मध्य प्रदेश महिला सुपरवाइजर भर्ती 2025 7 अप्रैल सेकेंड शिफ्ट का एग्जाम एनालिसिस। काफ़ी सारे प्रश्न हमारे पास में आ गए हैं जिनको हम डिटेल में आपको समझाने वाले हैं। उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए जिससे कि आगे आने वाली सारी वीडियो टाइम टू टाइम आपके पास में पहुंच सकें। और आज तो हमने अपनी फ़ोटो भी लगा दी है। बहुत सारी दीदी लोग कह रही थी कि सर आपकी आवाज़ से तो लगता है, आपके मतलब बात करने के तरीके से लगता है कि आप कम से कम 40-42 साल के होंगे। ठीक है ना। तो देखो हमारी उम्र अभी इतनी ज़्यादा नहीं है, ठीक है ना। अभी तक हमने अपने थंबनेल पर फ़ोटो नहीं लगाया था। क्यों नहीं लगाया था? क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हमारी उम्र से ज़्यादा लोग हैं, ज़्यादा उम्र है उनकी और वो पढ़ रहे हैं, फिर वो ये कहेंगे कि आप मतलब कि इतने बड़े हमको पढ़ाएंगे, ऐसा कुछ हो जाता है। मतलब कि वो ज्ञान को उम्र से आंकने वाली बात हो जाती है। इसलिए अभी तक हमने थंबनेल पर अपना फ़ोटो नहीं लगाया था। तो अब हमने फ़ोटो अपना लगा दिया है क्योंकि अब हम नई क्लासेस भी शुरू करने वाले हैं। एमपी के सभी एग्जाम्स के लिए कल से मैथ की क्लास शुरू हो रही है और नंबर सिस्टम से हम शुरुआत करने वाले हैं एकदम जीरो लेवल से। ठीक है ना। तो चलिए फिर कल वीडियो आ जाएगी आबकारी आपका और जो एमपी के जितने भी एग्जाम आने वाले हैं उन सब के लिए मैथ, रीजनिंग, हिंदी, इंग्लिश, इन सब की क्लासेस आपकी इसी चैनल पर कल से शुरुआत होने वाली है। ठीक है। चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए सबसे पहले आपको बता दें आज जो सेकंड शिफ्ट के प्रश्न जिन लोगों ने हमारे पास भेजे हैं उनके कितने क्या नंबर आए हैं और किस तरह से उन्होंने जो है कौन कौन से प्रश्न हमारे पास भेजे हैं। ठीक है। देखिए सानू भाटी जी, इनके 168 नंबर आए हैं और इन्होंने काफ़ी सारे प्रश्न भी भेजे हैं और इन्होंने हमारे सुपर सिलेक्शन नोट्स भी ले रखे हैं। ठीक है। इसके बाद में यहाँ पर देखते हैं आज एक दीदी के नंबर आए हैं 177। ठीक है। ये देखिए जया रावल जी, सेकंड शिफ्ट में इनका एग्जाम था और इन्होंने काफ़ी सारे प्रश्न, नक्सीर वाला ये प्रश्न इन्होंने ही भेजा है। ठीक है। तो बहुत सारे लार के क्या कार्य, बहुत सारे प्रश्न इन्होंने भेजे हैं। ठीक है। 177 नंबर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से। उसके बाद में हर्षिता जी के 173 नंबर, इन्होंने भी हमारे सुपर सिलेक्शन नोट्स ले रखे हैं, आप देख रहे होंगे। ललित यादव जी 160 नंबर है, बहुत सारे प्रश्न इन्होंने भेजे हैं। तो ललित यादव जी आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है। उसके बाद निकिता उपाध्याय जी 176 और यहाँ पर 181 नंबर इन दीदी के भी देख रहे होंगे। ठीक है। तो यहाँ पर एक चीज़ कॉमन दिखाई दे रही होगी, जिन लोगों ने हमारे कंप्लीट सुपर सिलेक्शन नोट्स ले रखे हैं उन सब के नंबर आपको 170, 175, 177 इनके आसपास 182 तक नंबर यहाँ पर लोगों के आए हैं। तो आपका भी अगर आगे एक आध दो दिन में एग्जाम है तो आप तुरंत अभी कंप्लीट सुपर सिलेक्शन नोट्स ले लीजिए जिससे कि आपके नंबर 175, 180 के आसपास आ सकें। इन नोट्स को इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि आप आसानी के साथ में 15 घंटे में इन नोट्स को कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है। तो तुरंत अपने कंप्लीट सुपर सिलेक्शन नोट्स मंगवा लीजिए। इसके लिए कुछ खास प्रोसेस नहीं है, बस ये आपको क्यूआर कोड दिखाई दे रहा है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसी पर आपको 199 रुपये का पेमेंट करना है और उस पेमेंट का स्क्रीनशॉट इस व्हाट्सएप नंबर पर सेंड कर देना है। तुरंत की तुरंत आपको कंप्लीट सुपर सिलेक्शन नोट्स सेंड कर दिए जाएंगे। ठीक है। तो आप लोग अपने नोट्स मंगवा लीजिए और बढ़िया से 15 घंटे भी अगर आप पढ़ करके जाते हैं तो आपके अच्छे खासे नंबर आ जाएंगे। ठीक है भैया, चलिए शुरू करते हैं। कुछ दीदी लोग कह रही थी सर इतना सीरियस होकर के बोलते हैं। तो देखो भैया ऐसा है, अपन तो स्वामी विवेकानंद जी को मानते हैं। 1893 के धर्म सम्मेलन में स्वामी विवेकानंद जी ने शुरुआत किससे की थी? भाइयों और बहनों से। तो हम भी अपने वीडियो की शुरुआत भाइयों एवं बहनों से क्या करते हैं। ठीक है ना। तो एक टीचर के रूप में अपनी मर्यादा रखनी पड़ती है, इसलिए इतना सीरियस होकर के बोलते हैं। उम्र हमारी बहुत ज़्यादा नहीं है। ठीक है। चलिए भैया आज का पहला प्रश्न, MMR का टीका किससे बचाव के लिए लगाया जाता है? तो चलिए MMR का टीका आज आपसे पूछा गया है तो इसके बारे में आपको डिटेल में जानकारी दे देते हैं। तो देखिए एमएमआर का टीका की बात करें, एमएमआर का टीका देखो पहली बात ये खसरा से हमको बचाता है। खसरा, मम्स और रुबेला, इन तीनों बीमारियों से यह हमारी मदद करता है बचाने में। अब इनके बारे में थोड़ा सा डीपली देख लेते हैं क्योंकि अब क्या कर रहे हैं ये लोग, एक एक प्रश्न से मतलब एक प्रश्न से तीन तीन प्रश्न बना करके पूछ रहे हैं। इसके लिए क्या जरूरी है कि हमको एक एक प्रश्न के बारे में डिटेल में जानकारी होना चाहिए। जैसे कि आज दत्तक पुत्र वाले से 3 प्रश्न इन्होंने पूछे हैं और दत्तक पुत्र के बारे में आपको ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें हम बता चुके हैं। तो जिन लोगों ने लगातार वीडियो देखी होगी उनको बहुत ज़्यादा यहाँ पर फायदा हो रहा है। चलिए खसरा की बात करें तो यह एक अत्यधिक संक्रामक बीमारी है जो बुखार, खांसी, नाक बहना और शरीर पर लाल चकत्ते पैदा करती है। अब देखो इससे पहले इसके लक्षण भी पूछे जा चुके हैं तो ये आपको लक्षण भी यहाँ पर कंफर्म हो गए और कौन सा टीका लगाते हैं वो भी आपको कंफर्म हो गया कि MMR का टीका लगाया जाता है। ठीक है। तो ये खसरा की बात हो गई। आगे बढ़ लेते हैं मम्स। तो ये मम्स क्या होता है, आइए इसको देख लेते हैं। तो यह एक वायरल संक्रमण है जो लार ग्रंथियों को प्रभावित करता है जिससे चेहरे पर सूजन और दर्द होता है। ठीक है। तो ये मम्स के लक्षण आपको देखने को मिल गए। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आपको ये लिखना है कि ये कौन सी बीमारी है जो बच्चों के गले पर आक्रमण करती है और एक जाले नुमा आकृति बना लेती है। यह आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, कई बार आपको समझा चुके हैं। उसके बाद में बात कर लेते हैं रुबेला। ये रुबेला क्या है? तो यह भी एक वायरल संक्रमण है
जो बुखार, दाने और जोड़ों के दर्द का कारण बन सकता है। गर्भवती महिलाओं में रूबेला का संक्रमण भ्रूण को गंभीर नुकसान पहुंचाता है, इसीलिए सबसे पहले रूबेला का टॉर्च टेस्ट करवाते हैं। अगर जरा भी डाउट होता है डॉक्टर्स लोगों को तो ये जो है जांच जरूर करवाई जाती है। ठीक है, तो तीनों बीमारी हमने आपको बता दी हैं। चलिए अब शुरू कर रहे हैं हाइपरथायराइड। आज हाइपरथायराइड से प्रश्न पूछे गए हैं। उन्होंने बताए थे दीदी ने कि 2 प्रश्न सर हाइपरथायराइड से पूछे गए थे। तो चलिए हाइपरथायराइड क्या होता है इसको देख लेते हैं। इसको देखने से पहले आपसे एक और प्रश्न पूछना चाहेंगे कि भैया देखो, थायराइड ग्रंथि से जुड़ी 2 बीमारी होती हैं। पहली बीमारी होती है बच्चों में। अगर बच्चों में हो जाए तो उसे हम क्रेटिनता या फिर वामनता कहते हैं। तो अब आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि थायराइड ग्रंथि से जुड़ी हुई दूसरी कौन सी बीमारी है जो वयस्कों में होती है और उसको हम क्या कहते हैं। आयोडीन की कमी से यह बीमारी होती है। अगर आयोडीन का संतुलन गड़बड़ा गया तो थायराइड वाली बीमारी हो सकती है। चलिए अब हम हाइपरथायराइड के बारे में पढ़ लेते हैं कि ये है क्या। तो हाइपरथायराइड में तब होता है जब थायराइड ग्रंथि बहुत अधिक थायराइड हार्मोन बनाने लगती है। देखो, थायराइड ग्रंथि के बारे में आप जानते हैं, इसी थायराइड ग्रंथि को हम आउटू ग्रंथि कहते हैं। ये हमारे गले में स्थित होती है। तो जब ये बहुत ज़्यादा हार्मोन सीक्रेट करने लगती है तो हमको हाइपरथायराइड हो जाता है, और जब ये बहुत कम हार्मोन सीक्रेट करती है तो हमको हाइपोथायराइड हो जाता है। ध्यान रखना, दोनों में थोड़ा सा डिफरेंट है। अगर ज़्यादा छोड़ेगी तो हाइपर हो गया, कम छोड़ेगी तो हाइपो हो गया। अब आइए समझ लेते हैं। इस स्थिति को ओवर एक्टिव थायराइड भी कहा जाता है। हाइपरथायराइड में शरीर के चयापचय को तेज कर देता है, यानी कि जो अपनी मेटाबॉलिज्म वाली प्रक्रिया होती है उसको ये तेज कर देता है। इसके कई लक्षण हो सकते हैं, जैसे कि वजन कम होना, हाथ कांपना, तेज या अनियमित दिल की धड़कन, ये सारी समस्या हो सकती है हाइपरथायराइड में। अब यहाँ से 2 प्रश्न पूछे गए थे, तो एक तो आपसे लक्षण ही पूछ लिए गए होंगे, और दूसरा ये पूछा गया होगा कि मतलब ज़्यादा रिएक्ट करने लगती है थायराइड ग्रंथि या फिर कम रिएक्ट करती है। तो थायराइड ग्रंथि बहुत ज़्यादा रिएक्ट करने लगती है तो हाइपरथायराइड हो जाता है। इसी का जस्ट उल्टा हाइपो हो जाएगा। आज आपसे हाइपर पूछा तो मे भी कल आपसे हाइपो भी पूछ लें। तो हाइपो ध्यान रखना, हाइपो में क्या होता है, थायराइड ग्रंथि कम हार्मोन सीक्रेट करती है तो हम उसे हाइपोथायराइड कहते हैं। इसमें क्या होता है, आंखें वगैरह बाहर निकल आती हैं। ठीक है, चलिए नक्सीर वाला नया प्रश्न आज आ गया है। नक्सीर चलने पर क्या नहीं करना चाहिए, ये आपसे पूछा गया था। आइए देख लेते हैं। नक्सीर जानते हैं ना, गर्मियों के दिनों में क्या होता है कि नाक से खून आने लगता है। देखिए, नक्सीर नाक से खून आना होने पर सिर को पीछे की ओर झुकाना, नाक को जोर से साफ करना या नाक में कुछ भी डालना जैसी कुछ भी काम नहीं करने चाहिए। यानी ये तीनों काम नहीं करना चाहिए। पीछे की ओर सर को नहीं झुकाना है, ना ही नाक को जोर से साफ करना। ऐसा करने पर क्या होगा, जो ब्लड आ रहा है वो तेजी से बाहर निकलने लगेगा। ठीक है, तो इसको झुकाना नहीं है और बिल्कुल भी नाक को साफ नहीं करना है, और कोई भी ऐसी चीज़ नाक में नहीं डालना है जो कि ओवर रिएक्ट कर सके। ठीक है, क्योंकि इसमें खून और बढ़ सकता है और गले में भी जाने का खतरा रहता है। अगर ब्लड गले में जाने लगा तो उससे जो है समस्या हो सकती है, इन्फेक्शन वगैरह हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें नहीं करनी चाहिए। इनमें से ही कोई एक ऑप्शन में आपके दिया गया होगा। आगे बढ़ते हैं, इंद्रधनुष अभियान। सबसे पहले इंद्रधनुष अभियान बताने से पहले आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, ये इंद्रधनुष अभियान किससे संबंधित है, कौन सी प्रक्रिया से संबंधित है इंद्रधनुष अभियान। आज आपसे पूछा है इंद्रधनुष अभियान में किस तरह की कठिनाई सामने आती है। आइए देख लेते हैं कौन कौन सी कठिनाई देखने को मिलती है। देखिए, तो मिशन इंद्रधनुष अभियान में कई कठिनाइयां सामने आती हैं, जिसमें दूर दराज और दुर्गम क्षेत्रों में पहुंचना, टीकाकरण के प्रति लोगों में जागरूकता की कमी और आपूर्ति श्रृंखला की कमी शामिल है। वही जो प्रश्न आपके पहले घुमा करके आ रहे थे, आज यहाँ पर वही आपसे पूछा है कि आप एक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं, आप कहीं पर जाती हैं और टीकाकरण करने के लिए, लेकिन वहाँ के लोग टीकाकरण नहीं करवाते हैं। अब उसके क्या कारण हो सकते हैं, वही आज यहाँ पर घुमा करके आपसे पूछ ले कि क्या क्या कठिनाई सामने आती है। तो ये सारी कठिनाई आती हैं कि बहुत दूर दराज इलाके होते हैं, दुर्गम क्षेत्रों में जाने में समस्या होती है और टीकाकरण के प्रति लोगों का विश्वास कम होता है। वो लोग ये कहते हैं भैया टीका लगवा लेंगे तो फिर हमारे साथ में कोई भी दुर्घटना हो सकती है, तो इसलिए वो लोग टीका नहीं लगवाते हैं। ठीक है, तो ये सारी समस्याएं आती हैं। आगे देखिए, विटामिन ए, आज हमने सुबह भी विटामिन ए कराया था, कल फर्स्ट शिफ्ट में भी, परसों फर्स्ट शिफ्ट में भी हमने विटामिन ए के बारे में बताया था। विटामिन ए से 2 प्रश्न पूछे गए हैं। अब एग्जैक्ट प्रश्न क्या पूछे गए थे वो उन्होंने नहीं बताए हैं, पर ये बताया कि विटामिन ए से 2 प्रश्न पूछे गए थे। अब देखो, आपको भी प्रश्न नहीं याद रहेंगे, है ना, इतने बड़े बड़े प्रश्न होते हैं। 200 प्रश्न आपके सामने हैं, क्या आप 200 के 200 प्रश्न याद कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। बस इतना दिमाग में रहेगा कि हाँ सर, विटामिन ए से 2 प्रश्न आए थे, दत्तक पुत्र से 3 प्रश्न आए थे, ये आप बता सकते हैं, लेकिन पूरे प्रश्न आप नहीं याद कर सकते हैं। तो इतना भी अगर कोई कर रहा है तो भाई बहुत बड़ी बात है ना।
तो उनका धन्यवाद करते हैं हम, इसीलिए सब लोगों का धन्यवाद करते हैं जो लोग प्रश्न भेजते हैं। चलो विटामिन ए देख लेते हैं। वैसे विटामिन ए के बारे में बहुत सारी चीज़ें आपको शुरू से ही हम बता चुके हैं और हमने अपनी इंस्टाग्राम आईडी भी आपको बता दी है, सक्सेस जंक्शन 777 के नाम से इंस्टाग्राम आईडी है, वहाँ पर हमने विटामिन को कवर किया है। सभी विटामिन के बारे में आपको हमने वहाँ पर जानकारी दी है रील्स के माध्यम से, उसको भी आपको फॉलो कर लेना है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। देखिए विटामिन ए जिसे हम रेटिनॉल के नाम से जानते हैं, ठीक है, एक वसा में घुलनशील विटामिन है। हो सकता है ये पूछा हो कि ये है किसमें घुलनशील होता है या ये कहाँ से मिलता है, रासायनिक नाम क्या है, कमी से कौन सा रोग हो सकता है, यही 4 चीज़ पूछ सकते हैं और क्या पूछेंगे इसमें, है ना। तो देख लो, वसा में घुलनशील है पहली बात। स्वस्थ दृष्टि यानी कि आंखों की दृष्टि के लिए विटामिन ए सबसे ज़्यादा आवश्यक है। त्वचा और प्रतिरक्षा प्रणाली के लिए यह महत्वपूर्ण है। यह कई खाद्य पदार्थों में पाया जाता है। कहाँ कहाँ पर देखो, जैसे कि पालक हो गया, डेयरी उत्पाद हो गए, लीवर हो गया, इन सारी चीज़ों में विटामिन ए पाया जाता है। और रोग अगर कोई पूछ ले तो बता देना कि सर जो रतौंधी नामक रोग है ना, वो विटामिन ए की कमी से हो जाता है। आज सुबह हमने कमेंट भी करवाया था, तो बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया था, आप लोग भी कमेंट किया कीजिए। अब देखो सामान्य ज्ञान देख लेते हैं। सामान्य ज्ञान में एक एक्ट वाला प्रश्न आया है कि अगर 21 साल से कोई बड़ा पुरुष है बाल विवाह करता है, यानी 18 साल से कम उम्र की लड़की के साथ में शादी करता है, तो उसको क्या सजा दी जाएगी, कितनी सजा दी जाएगी, आइए देख लेते हैं। देखिए 21 साल से बड़ा पुरुष अगर बाल विवाह करता है तो उसे बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 के तहत 2 साल की कठोर सजा या फिर 1 लाख रुपए का जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। ध्यान रखना, सजा में 2 साल की सजा होगी। अगर जुर्माने की बात करें 1 लाख रुपए का जुर्माना, और अगर उसने मतलब कोर्ट की इच्छा है, कोर्ट अगर चाहेगा तो ये दोनों चीज़ें भी लागू कर सकता है। आगे बढ़ लीजिए। अब ये बाल विवाह निषेध एक्ट 2006 ये आपसे पूछा जा सकता है, इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। यह कानून बाल विवाह को अवैध घोषित करता है और इसके लिए सजा का प्रावधान करता है। तो कौन से कानून के तहत सजा दी जाती है? बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 के तहत सजा दी जाती है। चलो भैया, पोषण मिशन आपसे पूछा है, पोषण मिशन योजना के क्या कार्य हैं? जितनी भी योजनाएं पूछी जा रही हैं उनके कार्य या फिर उद्देश्य पूछे जा रहे हैं, तो आपको सारी चीज़ें अच्छे से पढ़ करके जाना है। देखिए, पोषण अभियान समग्र पोषण के लिए एक व्यापक योजना है जो बच्चों, किशोरियों, गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं के लिए पोषण संबंधी परिणामों में सुधार करने के लिए भारत सरकार के द्वारा शुरू की गई थी। अब ये कब शुरू की गई ये देख लीजिए। इस अभियान का शुभारंभ माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा 8 मार्च 2018 को किया गया था। तो पीएम उस समय कौन थे बताइए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना कि उस समय प्रधानमंत्री कौन थे 2018 में। अब इतना भी नहीं जानते, बताना, ठीक है। चलो, तो 2018 में इसकी शुरुआत की गई थी, ये भी आपको हमने बता दिया है। आगे बढ़ते हैं। बाल आशीर्वाद योजना, मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना के अंतर्गत कितनी राशि प्रदान की जाती है, यह बात आपसे पूछा है, आइए देख लेते हैं। तो मध्य प्रदेश की मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना ये माननीय मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा शुरू की गई है। बाकी वर्तमान में कौन है, तो मोहन यादव जी वर्तमान में अपने मुख्यमंत्री हैं और इन्होंने घोषणा कर दी भैया 500 MPSI, ठीक है, 500 MPSI और लगभग 8000 के आसपास MP पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी। मार्च के लास्ट में इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। आज फिर से इन्होंने घोषणा की है और कार्य तेजी से बढ़ रहा है। इसकी क्लासेस भी हम जल्द शुरू करेंगे। चलो भैया, तो देखो, मध्य प्रदेश की मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना के तहत पात्र बच्चों को प्रतिमाह 4000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है, जो बच्चे और उनके रिश्तेदार या फिर अभिभावक के संयुक्त खाते में जमा की जाती है। ध्यान रखना, इसमें ज्वाइंट खाता होता है, बच्चे का भी खाता होता है और उसके अभिभावक का भी खाता होता है। ज्वाइंट खाते में ये राशि प्रदान की जाती है। चलो, लार के कार्य आपसे पूछे हैं, तीसरी बार यह प्रश्न पूछा गया है, तो आगे भी ये पूछा जा सकता है, देख लेते हैं। लार, जिसे हम थूक या फिर सलाइवा कहते हैं, मुंह में मौजूद एक तरल पदार्थ है जिसके कई महत्वपूर्ण कार्य हैं, जैसे कि पाचन में मदद करता है। बहुत सारे एंजाइम्स लार में होते हैं जो पाचन में मदद करते हैं। मुंह को नम रखना, दांतों की रक्षा करना और निगलने में भी सहायता प्रदान करता है। अगर लार नहीं होगी तो आप खाने को आसानी से निगल नहीं पाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो, अनुच्छेद 21A आपसे पूछा है, ये जो आर्टिकल 21A है ये कौन से एक्ट के अंतर्गत आता है? तो एक तो बाल संरक्षण अधिकार अधिनियम है, उसमें भी आर्टिकल 21A के बारे में बात की गई है, और एक जो मुख्य अधिनियम है वो है शिक्षा का अधिकार, उसमें ज़्यादातर बात की गई है आर्टिकल 21A के बारे में। तो देखिए, अनुच्छेद 21A शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अंतर्गत आता है, जो 6 से 14 वर्ष के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने के लिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21A के प्रावधानों को लागू करता है। तो आपको ऑप्शन में देखना था, बाल संरक्षण एक्ट दिया गया है या फिर शिक्षा का अधिकार दिया गया है। दोनों में आर्टिकल 21A के बारे में बात की गई है।
चलो कंप्यूटर की बात करते हैं तो 3 से 4 प्रश्न ही कंप्यूटर के आ रहे हैं। एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल से 1-2 प्रश्न और एक बार चार्ट को कैसे इंसर्ट करेंगे इसकी प्रक्रिया वहाँ पर दी गई थी। तो ये प्रश्न पूछा गया था, वो ऑप्शन के थ्रू आप सॉल्व कर सकते थे। बाकी कंप्यूटर की पीडीएफ हमने सब लोगों को दे रखी है। जिनने 199 वाली पीडीएफ ली होगी सबको कंप्यूटर की पीडीएफ अलग से दी गई है। ठीक है। बाकी ग्रुप 4 का जो लोग एग्जाम देना चाह रहे हैं, ग्रुप 4 के नोट्स कंप्लीट हो चुके हैं। कंप्यूटर के बहुत बढ़िया नोट्स तैयार किए हैं। इसके अलावा एमपी पुलिस, एमपीएसआई, एमपी आबकारी, वर्ग 3 चयन परीक्षा, इन सब के नोट्स कंप्लीट हैं। आप लोग ऊपर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके सारे नोट्स से प्राप्त कर सकते हैं। चलो भैया, मैथ में आज 5 से 6 प्रश्न आए थे। एक प्रश्न आया था, कौन सा अक्ष वर्टिकल को दर्शाता है? आप जानते हैं इस तरह के अक्ष बने रहते हैं। ये होता है एक्स अक्ष, ये होता है वाई अक्ष। तो वर्टिकल की बात की गई, वर्टिकल का अर्थ है खड़ा हुआ, तो खड़ा हुआ अक्ष कौन सा होता है? वाई अक्ष होता है। ठीक है। हॉरिजॉन्टल का अर्थ होता है लेटा हुआ, तो लेटा हुआ अक्ष कौन सा? एक्स अक्ष है। तो आज आपसे वर्टिकल अक्ष पूछ लिया है, कल आपसे हॉरिजॉन्टल एक्स अक्ष जो है पूछ सकते हैं। जो एक्स अक्ष जो होता है, एक्सिस होता है, वो हॉरिजॉन्टल होता है और वाई एक्सिस वर्टिकल होता है। ये दोनों बात आपको याद रखनी है। बाकी अपन क्लास शुरू करेंगे तो ये सब कुछ आपको पढ़ाने वाले हैं, बिल्कुल निश्चिंत रहिए। लेकिन आपसे निवेदन है, आपको सहयोग करना पड़ेगा, यानी कि आपको वीडियो को लाइक शेयर करना पड़ेगा, हर जगह हर व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करना पड़ेगा, जिससे कि अगर हम क्लास शुरू कर रहे हैं तो इस विश्वास के साथ शुरू कर रहे हैं कि आप लोग हमारा साथ देंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे सबके पास में। ठीक है। कल क्लास आएगी, पहली क्लास नंबर सिस्टम से शुरू करने वाले हैं। बाकी मैथ में भैया सबसे बड़ी बात, माध्यिका के 4 प्रश्न आए हैं। ठीक है। और माध्यिका, माध्य माध्यिका बहुलक की एक अलग से वीडियो बना रखी है हमने, आप सर्च कर लेना, माध्य माध्यिका बहुलक बाई शुक्ला सर, या फिर माध्य माध्यिका बहुलक बाई सक्सेस जंक्शन। ट्रिक के माध्यम से हमने उसको सॉल्व कराया है। 20,000 के ऊपर लोग उसको देख चुके हैं, इतनी अच्छी वो वीडियो है। तो आप लोग जरूर सर्च करके देख लेना। आज 4 प्रश्न आए हैं, कल परसों में प्रश्नों की संख्या और भी बढ़ सकती है ये, लेकिन 4 प्रश्न जो है ना, ये एकदम फ्री के नंबर हैं। जो लोग पढ़ करके गए होंगे, हमारी वो वीडियो देखकर गए होंगे, उनके लिए फ्री के नंबर हैं। इतनी ट्रिक से हमने आपको कराया है। तो माध्य माध्यिका बहुलक परिसर, ये 4 टॉपिक हमने एक वीडियो में कराया है, गणित की वीडियो में, और मानक विचलन एक अलग वीडियो में कराया है। दोनों देख करके जाना, क्योंकि स्टैटिक्स से प्रश्न बन रहे हैं, आगे भी बनेंगे। ठीक है ना। चलो भैया आगे बढ़ते हैं, रीजनिंग की बात करते हैं। 4 से 5 प्रश्न रीजनिंग के आए थे जो हमारे पास में आ गए हैं, आइए देख लेते हैं। बाकी रीजनिंग के ऊपर कल हमने एक पूरी क्लास कराई है, 6 अप्रैल के नाम से क्लास डाली है। कल वाली क्लास देख करके जाना। रीजनिंग के 4-5 टॉपिक हमने कवर किए हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, और उनके साथ साथ 8-8 प्रश्न भी कराए हैं। देखो आज प्रश्न पूछा गया 11, 22, 33, तो हम बता रहे थे ना आपसे कि टेबल पूछ रहे हैं। वो कभी 2 की टेबल पूछ रहे हैं, कभी 8 की, कभी 9 की, कभी 10 की। आज 11 की टेबल पूछ ली है कि 11, 22, 33, इसके बाद में क्या आएगा तो सबको पता है, इसके बाद में 44 आएगा। तो 11 एकन 11, 11 दूनी 22, 11 तीन 33, 11 44, 11 5 55। तो ये आपको पूरा करना था, यही आपसे पूछा था। उसके बाद में 2, 4, 6, 8, 9, इसमें से क्या अलग है, ये आपसे पूछा था। तो भैया देखो, ये सारी की सारी संख्याएं 2 से कटने वाली हैं, सम संख्या है। 9 एक विषम संख्या है, तो 9 इसमें अलग हो जाएगी। एक पूछा था, ए का संबंध जेड से है, बी का संबंध वाई से है, तो बताओ डी का संबंध किससे होगा। अब देखो इसमें क्या किया, अपोजिट पूछ लिया है। ए का उल्टा जेड होता है, बी का उल्टा वाई होता है, तो डी का उल्टा क्या होता है, डी का उल्टा डब्लू होता है। तो ये अपोजिट लेटर से भी प्रश्न बन रहे हैं, इसको भी आप थोड़ा सा देख करके जाना। बाकी ये हम आने वाले एग्जाम्स के लिए रीजनिंग एकदम जीरो लेवल से शुरू करेंगे। पहले कल मैथ शुरू करेंगे, फिर रीजनिंग, फिर हिंदी, फिर इंग्लिश, सब कुछ कराएंगे, निश्चिंत रहिए। देखो यहाँ पर पूछा है, एन का पिता एम है और ओ एम का भाई है, तो एम का ओ से क्या संबंध है। थोड़ा सा यहाँ पर मिसप्रिंट है, आपसे एन का ओ से संबंध पूछा है। अब सॉल्व कर लेते हैं। देखो एन का पिता एम है, तो यह एन, इसका पिता एम हो जाएगा। ठीक है सर, हो गया। और ओ जो है वो एम का भाई है, तो जो ओ है ना वो एम का भाई हो गया। तो ये दोनों क्या हो गए, भाई भाई हो गए। अब पूछा है कि एन का ओ से क्या संबंध है, तो ये जो एन है ये ओ का क्या लगेगा, तो ये ओ का भतीजा लगेगा, और ये जो ओ है वो एन का चाचा लगेगा। आ गया समझ में, फिर से समझा दे क्या, फिर से देख लीजिए। दो क्या कह रहा है, ये जो एम है ना ये एन का पापा है, ओके, लेकिन इस एम का भाई है ओ, तो यही पूछ रहा है कि ये जो एन है ना इसका ओ से क्या संबंध है। तो देखो क्या होता है, ये जो अपने मतलब कि पिताजी के भाई होते हैं वो हमारे क्या लगेंगे, वो हमारे चाचा लगेंगे। हम उनके क्या लगेंगे, हम उनके भतीजा लगेंगे। तो चाचा भतीजा वाला सिस्टम चल रहा है। आगे समझ में। चलो बाल शिक्षा देखभाल की बात करते हैं। आपसे बार्डटेला पर्टुसिस के बचाव के बारे में पूछा गया है। ये जो बार्डटेला पर्टुसिस नामक बीमारी होती है, इसको कैसे बचा जा सकता है, इससे ये पूछा गया था। आइए देख लेते हैं इसके बारे में जानकारी। तो बार्डटेला पर्टुसिस, जिसे हम काली खांसी भी कहते हैं, इससे बचाव का सबसे महत्वपूर्ण तरीका है टीकाकरण। कौन सा वाला, DTAP। ये जो DTAP टीकाकरण है ये काली खांसी से बचाव के लिए लगाया जाता है। और कौन कौन से बचाता है, डिप्थीरिया,
टिटनिस, अकोस्की पर्टसिस यानी कि वही बार्डेटेला पर्टसिस, और टीडीएपी क्या करता है? टीडीएपी टिटनिस, डिप्थीरिया और अकोस्की पार्टिकल टीके से बचाता है। ये दोनों टीके आप लगवा सकते हैं, डीटीएपी या फिर टीडीएपी, कोई भी टीका लगवा सकते हैं। ये दोनों काली खांसी से हमारी रक्षा करते हैं। चलो अगला है, गरीबी रेखा उन्मूलन समिति के क्या कार्य हैं? समितियां अगर आपसे पूछ रहे हैं तो कार्य पूछ रहे हैं, और अगर योजनाएं पूछ रहे हैं तो उद्देश्य पूछ रहे हैं। आइए देख लेते हैं। गरीबी रेखा उन्मूलन समिति गरीबी कारणों और समाधानों का अध्ययन करना, यानी गरीबी अगर भारत में हो रही है तो क्यों हो रही है, उसका समाधान कैसे कर सकते हैं, गरीबी रेखा का निर्धारण करना और गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम के लिए नीतियां बनाने जैसे कार्यों के लिए इसको बनाया गया है। इसके लिए जिम्मेदार है। साथ ही गरीबी की स्थिति पर की भी ये निगरानी रखती है, गरीबी बहुत ज़्यादा नहीं हो जाए। ठीक है, अब ये बस नाम की चीज़ें हैं, ठीक है ना। गरीबी तो बढ़ती जा रही, गरीब और गरीब होता जा रहा है, अमीर और अमीर होता जा रहा है। तो फिर इन लोगों को बनाया काहे के लिए, कोई नहीं बता पा रहा है। ठीक है भाई, चलो आगे बढ़ते हैं। दत्तक पुत्र से 3 प्रश्न पूछे गए हैं। दत्तक पुत्र के ऊपर अलग से हमने वीडियो बना रखी है, सर्च कर लेना, देख लेना। डेली एग्जाम एलएसएस में दत्तक पुत्र के बारे में आपको बताते हैं। चलिए आज फिर बता देते हैं, कुछ अलग बताते हैं आज। देखो, तो दत्तक पुत्र लेने के लिए हिंदू दत्तक और भरण पोषण एक्ट 1956, ध्यान रखना, अगर कोई पुत्र गोद लेना है तो एक्ट कौन सा लगेगा? यही लगेगा, हिंदू भरण पोषण एक्ट 1956। हो सकता है यही प्रश्न आपसे पूछा हो। कुछ महत्वपूर्ण नियम हैं, कौन कौन से नियम हैं वो देख लीजिए। दत्तक माता पिता को जो दिमाग है वो स्वस्थ होना चाहिए। ऐसा नहीं कि उनमें से एक पागल है, एक सही है, कह रहा हम तो जो है गोद लेंगे। नहीं भैया, दोनों का ठीक होना बिल्कुल सही है। गोद लेने वाले व्यक्ति को हिंदू होना चाहिए, क्योंकि ये हिंदू एक्ट के तहत आपको गोद दिया जा रहा है, तो हिंदू होना जरूरी है। और उससे पहले पहले से कोई गोद नहीं लिया हो, यानी एक बच्चा गोद लिया है तो उससे पहले किसी और को गोद नहीं लिया हो। ठीक है, और दत्तक माता पिता और गोद लिए जाने वाले बच्चे के बीच में आयु का अंतराल 21 वर्ष होना चाहिए। ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है। अभी कितना डिफरेंस होना चाहिए? 21 वर्ष का डिफरेंस होना चाहिए। और माता पिता दोनों की एज 90, दोनों की एज का योग 90 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए अब देखो कुछ नियम देख लेते हैं, क्योंकि 3 प्रश्न आए तो भाई पूरा पढ़ना पड़ेगा। देखो, सबसे पहले दत्तक माता पिता की क्या योग्यता होनी चाहिए? दत्तक माता पिता को स्वस्थ दिमाग होना चाहिए, अवयस्क नहीं होने चाहिए, यानी कि 21 साल से ज़्यादा उम्र होनी चाहिए। अगर वे विवाहित हैं तो उनके पति पत्नी की सहमति आवश्यक, यानी दोनों की सहमति के माध्यम से ही बच्चा गोद ले सकते हैं। साथ ही साथ में उन दोनों के शादी के सफलतापूर्वक 2 साल पूरे हो चुके हों, ये भी होना चाहिए। ठीक है, और मानसिक स्थिति दोनों की बिल्कुल सही होना चाहिए, हिंदू धर्म से होना चाहिए। अगला, दत्तक माता पिता और गोद लिए जाने वाले बच्चे के बीच में आयु का डिफरेंस 21 वर्ष होना चाहिए। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं गोद लेने वाले व्यक्ति की योग्यता क्या होगी। देखो, तो गोद लिए जाने वाले व्यक्ति को हिंदू होना चाहिए, यानी कि जो बच्चा है उसकी बात कर रहे हैं, तो पहली बात तो वो हिंदू होना चाहिए। दूसरी बात, उसे किसी और ने गोद ना लिया हो, यानी कि पता चला कि पहले कोई और ले चुका है और तुम फिर से गोद ले रहे हो, तो ये भी काम नहीं चलेगा। उसके बाद में वह अविवाहित होना चाहिए, सिवाय कुछ विशेष परिस्थितियों में, यानी कि जो बच्चा आप गोद ले रहे हैं उसकी शादी नहीं हुई होनी चाहिए। तो ये कुछ हमने आज एक्स्ट्रा बता दिए हैं, उससे पहले कल भी हमने आपको बताया था, और हमने अलग से वीडियो भी बना रखी है, आप सर्च कर लेना दत्तक पुत्र बाई सक्सेस जंक्शन, तो मिल जाएगा आपको। चलो अगला पूछा है, जीका से प्रभावित जगह पर माता को क्यों नहीं जाना चाहिए? जहां पर जीका वायरस फैला हुआ है वहां पर गर्भवती माता को क्यों नहीं जाना चाहिए? आइए देख लेते हैं। तो जीका से प्रभावित जगह पर माता को नहीं जाना चाहिए, क्योंकि जीका वायरस गर्भावस्था के दौरान गंभीर समस्याएं पैदा कर सकता है, जैसे कि बच्चे में जन्मजात दोष हो सकता है और अन्य स्वास्थ्य समस्याएं भी हो सकती हैं। तो जहां पर भी जीका वायरस फैला है वहां पर नहीं जाना चाहिए। किसको? गर्भवती माता को। अगला देखिए, प्रबंधकीय कौशल, पैराग्राफ आ ही रहा है, आपको बता रखा है 10 प्रश्न पैराग्राफ के आ रहे हैं। अब वो लोग क्या कर रहे हैं, एक पैराग्राफ दे रहे हैं बड़ा सा और उसी से 10 के 10 प्रश्न पूछ ले रहे हैं, तो ये थोड़ा सा आसान हो जा रहा है। आपको 2-2 पैराग्राफ नहीं दिए जा रहे हैं, एक में ही काम हो जा रहा है। एक पैराग्राफ पढ़ लिया, 10 प्रश्नों का आंसर दिया, 10 नंबर अपने पास रख लिए। अगला, 11वीं पंचवर्षीय योजना पूछी गई थी। देखो, तो 11वीं पंचवर्षीय योजना की टाइमिंग बात करें 2007 से 2012, तीव्र और समावेशी विकास पर केंद्रित थी, जिसका उद्देश्य गरीबी उन्मूलन, शिक्षा, स्वास्थ्य, बुनियादी ढांचे और पर्यावरण जैसी सुविधाओं को लाना था, सुविधाओं की सुरक्षा करना था। यह 11वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था। समय अवधि ध्यान रखना 2007 से 2012 तक चली थी। उसके बाद में 2012 में 12वीं पंचवर्षीय योजना लागू हो गई थी। आगे बढ़िए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का उद्देश्य क्या है, ये पूछा गया है। तो देखिए, तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना पूरे जीवन काल में शिशु लिंगानुपात में कमी को रोकने में मदद मिलती है। यानी कि जो लिंगानुपात होता है जहाँ पर बहुत तेजी से गिर रहा है, जैसे कि हरियाणा की बात करें, दिल्ली में बात करें, पंजाब में बात करें, यहाँ पर क्या होता है, लिंगानुपात तेजी से गिर रहा है। तो हरियाणा से ही हमने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की शुरुआत की थी। ठीक है, महिलाओं के सशक्तिकरण से जुड़े मुद्दों का समाधान करना। यह योजना 3 मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित की जा रही। कौन कौन से मंत्रालय हैं देखिए, पहला है महिला बाल विकास मंत्रालय,
दूसरा स्वास्थ्य मंत्रालय और तीसरा है परिवार कल्याण और मानव संसाधन मंत्रालय। ये 3 मंत्रालयों की मदद से यह योजना कार्यान्वित की जा रही है। बाकी यहाँ से आपके संचार वगैरह कई प्रश्न पूछे जा रहे हैं जो नॉर्मल लेवल के आ रहे हैं, जहाँ पर आप ऑप्शन एलिमिनेशन के माध्यम से उन प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आज का एग्जाम एनालिसिस हो गया। आप लोग लगातार प्रश्न भेजते रहेंगे, हम लगातार एग्जाम एनालिसिस लेकर के आते रहेंगे। तो सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद भैया। ये हमारा फेसबुक पेज है, जिसको सर्च करके आपको ज्वाइन कर लेना है, सक्सेस जंक्शन के नाम से है। यहाँ पर हम डेली छोटे छोटे आर्टिकल्स डालते रहते हैं। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, जिस पर मैसेज करके आपको नोट्स प्राप्त कर लेना है। कोई भी एग्जाम है आपका, एमपीएसआई, एमपी जेल प्रहरी या फिर कोई भी एग्जाम हो, आप नोट्स ले सकते हैं। अब भैया ये मत कहना आईआईटी के नोट्स दे दो, नहीं दे पाएंगे भैया, हम पे नहीं है। एमपीपीएससी मेंस के दे दो, नहीं दे पाएंगे भैया, नहीं है हम पे। ठीक है, ईएसबी के जो एग्जाम के नोट्स हैं वो आप लोग प्राप्त कर सकते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए और कल से आपकी जो नई क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं, उम्मीद करते हैं आप लोग पूरा सपोर्ट करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।